गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 13 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ। कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कस मैं लास्ट में कर दूंगा कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर इस बार क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी राजा कृष्ण देव राय या ऑप्शन डी कृष्ण द्वितीय। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप हमें जवाब इसका कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ओके, ये न्यूज जो है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है, जैसे जीएसटी चोरी किया गया 19 करोड़ का इस कंपनी के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानना ये है कि ये जो संगठन है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी NAA, ये संगठन आपके लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये संगठन आखिर है क्या। देखो, इस संगठन को अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण। जीएसटी कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय के अनुचित लाभ बनाने की गतिविधियों को नियंत्रण के लिए गठित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यापारी अनियमित तरीका से कोई गड़बड़ी करता है या लाभ कमाने की कोशिश करता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जीएसटी के तहत इस संगठन की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब आप समझ लो, जैसे मान लो किसी वस्तु पे, मान लेते हैं किसी मोबाइल पे पहले 28% का जीएसटी लगता था। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और सरकार ने इसको रिड्यूस करके 18% कर दिया, राइट। 28% की जगह मान लेते हैं कि उसी वस्तु को, उसी मोबाइल को सरकार ने जीएसटी 18% कर दिया, 10% सरकार ने जीएसटी कम किया। तो उसके बाद ये संगठन देखेगी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोध प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी देखेगी कि जो दुकानदार है क्या उसका फायदा दुकानदार दे रहा है आपको, ग्राहकों को, क्या अंतिम फायदा ग्राहकों को पहुंच रहा है। ग्राहकों को जहां 28% जीएसटी पहले लगता था, सरकार के डिसीजन के बाद 18% ही जीएसटी लगता है, लेकिन क्या इसका फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वैसी कंडीशन में ये एक्शन लेंगे, राइट। होता क्या है कि जैसे मान लो कि सरकार ने जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कम कर दिया, 10% जीएसटी कम कर दिया, लेकिन उसका इमीडिएट फायदा जो है ग्राहकों को नहीं मिल पाता था। तो इसी को रोकने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था, जिस संगठन का नाम है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोध प्राधिकरण, राइट। अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। इसके एक सचिव होते हैं, 1+4 है, एक जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके सदस्य होते हैं। 1+4 के कॉन्सेप्ट पे इसका स्ट्रक्चर है, एक अध्यक्ष होगा और इसके 4 सदस्य हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी क्या होता है और किस तरह से एक्शन लेता है, मुनाफाखोरी को किस तरह से रोकने का काम करता है। और इसकी स्थापना जो है जीएसटी की धारा, केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अधिक इंपॉर्टेंट है कि ये एक्शन कब लेता है, जब जीएसटी काउंसिल जो है जीएसटी की दर घटाती है और उसका अंतिम फायदा उपभोक्ता को नहीं मिल पाता है, ऐसे कंडीशन में यह संगठन एक्शन लेता है।
देखो, वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल खत्म करने वाला पहला देश बना है रूस। तो एक अच्छा न्यूज़ हमारे पास आ रहा है रूस से कि रूस जो है ह्यूमन ट्रायल खत्म कर चुका है और रूस का वैक्सीन जो है अब मार्केट में आने वाला है, एक संभावना दिख रही है। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये जो न्यूज़ है इसकी चर्चा मैं भी आपसे लगातार कर रहा था कि प्रवासी मजदूर को ईएसआई और पीएफ जो है इसके दायरे में लाना चाहिए। ईएसआई भी दीजिए उसको और पीएफ भी दीजिए। और प्रवासी मजदूर को या प्रवासी मजदूर को, खास करके असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यानी पीएफ मतलब क्या होता है कि 60 वर्ष के आयु के बाद आपको जो है आपने ज़िंदगी भर जो काम किया उसका एक पेंशन आपको मिलता रहेगा प्रत्येक महीना, और ख़ास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, आप देखते होंगे। लेकिन इसका फ़ायदा प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनी में, टाटा में कोई काम करता है उसको मिलेगा, रिलायंस में कोई काम करेगा उसको मिलेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उसको ये नहीं मिलता। और इंडिया में 92% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 92% समझ रहे हो आप? 100 में 92 मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो 100 में 92 मजदूर को, 100 में 92 लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता पीएफ या ईएसआई। यानी ऐसे कंडीशन में उसका भविष्य जो है असुरक्षित रहता है। इसलिए ये संसद की एक समिति बनी थी, और ये समिति बना था, ये देखो नाम याद है, भर्तृहरि महताब की समिति बनी थी, संसदीय समिति थी। भर्तृहरि महताब जो बीजू जनता दल के सांसद थे उनकी एक समिति बनी थी, भर्तृहरि महताब समिति बनी थी। और इस समिति ने रिकमेंड किया कि पीएफ तथा ईएसआई को दायरे में लाया जाए। किसके दायरे में लाया जाए? इसको दायरे में लाया जाए असंगठित क्षेत्र में भी। यानी असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में जो कामगार हैं उसको भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया करना चाहिए और उससे भी पीएफ और ईएसआई देना चाहिए। इस तरह का सुझाव दिया है इस समिति ने। देखो, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं एक संगठन को लेकर के। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कोरोना वायरस के समय में सरकार ने जो है एक कदम उठाया। सरकार ने क्या कदम उठाया है? सरकार ने अगले 3 महीने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी जो दोनों 12% का अंशदान करते हैं वो सरकार वहन करेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज से 1 सप्ताह पहले का न्यूज़ था। न्यूज़ ये था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था अप्रैल में, मार्च के लास्ट में, तो उस समय में जो है कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे। तो सैलरी देने के पैसे नहीं है तो पीएफ देने का भी कंपनी के पास पैसा नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने कहा कि पीएफ में क्या होता है कि एक एम्प्लॉयज़ का 12%, एम्प्लॉयज़ का मान लो सैलरी अगर 1 लाख रुपया है या 10,000 रुपया है तो 12% उसका पीएफ कटता है, और उतना ही अंशदान 12% करता है नियोक्ता यानी कंपनी। दोनों मिला करके ये पैसा जाता है ईपीएफओ के पास, और वहाँ जाने के बाद जो है 60 वर्ष के बाद इसे जो पेंशन देना होता है इस कर्मचारी को, वो पेंशन देता है। ऐसा संगठन जिसमें 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, और 15,000 रुपये से कम सैलरी अगर है कर्मचारी को तो उसे पीएफ देना अनिवार्य है। 12% अंशदान करेगा कर्मचारी और 12% का अंशदान करेगा नियोक्ता, राइट। तो इसका न्यूज़ ये था उस समय में, आज से 1 सप्ताह पहले का न्यूज़ था कि चूंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है तो सरकार जो है इसका पीएफ ईएसआई जो होगा वो सरकार वहन करेगा। जो कर्मचारी का अंशदान है 12% और जो नियोक्ता का अंशदान है 12%, दोनों का वहन जो है सरकार अगले 3 महीने तक करेगी। अप्रैल मई जून तक सरकार कर चुकी थी, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भी सरकार करेगी, राइट। तो इसके लिए एक संगठन इंपॉर्टेंट हो जाता है ईपीएफओ। इस यहाँ पे भी इस न्यूज़ में भी देखो यहाँ पे दिया होगा ईपीएफओ के बारे में, तो ये संगठन इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ क्या होता है कि एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खाते का प्रबंधन करता है, राइट।
और ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत इसको लागू किया गया था, इसको इम्प्लांट किया गया था। और ईपीएफओ किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। क्लियर है? उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हुई है। बस इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। यहां देखो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्रबंधन के विवाद पर फैसला आज। तो इसका प्रबंधन कौन करेगा? इस मंदिर का, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। डिसीजन आएगा तो डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि इस मंदिर कहाँ है ये मंदिर और इसका निर्माण किसने किया। तो ये मंदिर जो है केरला में है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। और ये मंदिर कहाँ पे है? तो केरला में स्थित है। केरला के त्रिवेंद्रपुरम में इस मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का जो है द्रविड़ शैली में बना, ये भी याद रख लेना, ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है। खास करके जो भी मंदिर साउथ की है वो द्रविड़ शैली में बना है। और इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कराया था राजा मार्तंड ने। तो इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? केरल में है। ये 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। इसका डिसीजन कल आने दीजिए, उसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा एक पेज है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के दिया हुआ पूरा पेज, इसको खुद से आप पढ़ लेना, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर। अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा का पूरा पेज एक मुद्दा डिटेल से डिस्कस किया है। ऑनलाइन शिक्षा क्या चुनौती है, क्या सकारात्मक पक्ष है, एवरीथिंग हैज डिस्कस्ड हियर, राइट। निरर्थक आदर्शवाद का परित्याग, अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल इसलिए अच्छा है कि मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा था कि भारत को अपनी नीति जो सॉफ्ट चाइना पॉलिसी है उसके हम त्यागना चाहिए। हम चीन के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं और इसकी शुरुआत 1988 के समय में ही राजीव गांधी जब चीन की यात्रा किए थे उस समय से हुई थी। 1988 में भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा चीन की यात्रा की गई थी और उस यात्रा में डिस्कस किया गया था कि भारत और चीन के बीच भले ही सीमा विवाद हो, तो सीमा विवाद जो है वार्ता के माध्यम से सॉल्व होता रहेगा, लेकिन हमारा ट्रेड कम नहीं होना चाहिए, हमारा व्यापार कम नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थिति हुई है, चीन किस तरह से हमें ट्रेड करता गया और इंडिया का ट्रेड चीन में कम होता गया, राइट। लगभग दोनों के बीच में $50 बिलियन से अधिक का ट्रेड डेफिसिट हो गया, जो चीन हमसे प्रत्येक वर्ष कमाता है। लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष चीन हमसे कमाता है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ चीन कई ऐसी नीति अपनाया गया जैसे मोतियों की माला। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मोतियों की माला। चीन ने क्या किया है कि इंडिया को घेरने के लिए, इंडिया को हिंद महासागर में घेरने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया है जिसका नाम है मोतियों की माला। चीन अफ्रीका में अपना नेवल बेस बनाया है। साथ ही साथ चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पे अपना नेवल बेस बनाया, ग्वादर में अपना पोर्ट बेस बनाया। इसके साथ साथ चीन जो है म्यांमार में डेवलप कर रहा है, चीन जो है श्रीलंका में डेवलप किया है, चीन जो है बांग्लादेश में डेवलप किया है, चीन नेपाल में इंटर कर रहा है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं चीन वहाँ पे इंटर कर रहा है भारत को इनकाउंटर करने के लिए, भारत को प्रेशर डालने के लिए। बावजूद इसके इंडिया ने एक एग्रेसिव कदम नहीं उठाया। तो इसलिए ये राइटर का कहना है कि अब आदर्शवाद को त्याग देने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ चीन से, विश्व के लगभग सभी देशों ने चीन का क्रिटिसाइज किया, लेकिन इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो ऐसे कंडीशन में अब इंडिया भी एग्रेसिव मोड अपना रहा है और कई सारे ऐसे काम कर रहा है जो चीन को इनकाउंटर करने के लिए आवश्यक है।
कुछ काम का मैं जिक्र करता हूँ, कुछ काम की चर्चा इस एडिटोरियल में है, कुछ की नहीं है, जो भारत चीन को इनकाउंटर करने के लिए कर रहा है। आप लेकिन इस न्यूज़ को जाकर के डिटेल में पढ़ लेना। पहला तो साउथ चाइना सी में इंडिया इंटर कर रहा। चीन जिस साउथ चाइना सी पे चीन अपना कब्जा जमाता है, बोलता है कि ये साउथ चाइना सी उनके क्षेत्राधिकार के पार्ट है, वहाँ पे अपना शिप भेजा किसने? अमेरिका ने, यूएसए ने अपना शिप भेजा। और साथ ही साथ अब साउथ चाइना सी में इंडिया भी अपना शिप भेज रहा है, अपना जहाज भेज रहा है, राइट। तो चीन की जो चुनौती है साउथ चाइना सी में, भारत उसको इनकाउंटर कर रहा है। साथ ही साथ वियतनाम ने कई बार इंडिया को गुहार लगाई कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल दें। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वियतनाम ने कई बार इंडिया से गुहार लगाई। हमने चीन के कारण, कि चीन को बुरा ना लगे, इस कारण हमने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दिया। अब चर्चा चल रही है कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे सकता है। इसी तरह से फिलीपींस में हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं। फिलीपींस को इंडिया सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ मंगोलिया, जिसके साथ भी चीन का डिस्प्यूट है, वहाँ भी इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पे गैस पाइपलाइन इंडिया बना रहा है, वहाँ पे इंडिया का निवेश हो रहा। हांगकांग के मुद्दे पे हमने देखा कि किस तरह से हांगकांग के मुद्दे पे किस तरह से चीन के इनकाउंटर किया भारत ने पहली बार हांगकांग के मुद्दे पे खुल के अपनी बात रखी। साथ ही साथ ताइवान के मुद्दे पे भी ताइवान को भी समर्थन देने का कोशिश किया इंडिया ने। इसी के साथ साथ डिएगो गार्सिया के बारे में जाकर के इंटरनेट पे चेक करना, डिएगो गार्सिया के बारे में गूगल मैप पे जाकर देख लेना। एक डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है, और ये आइलैंड उसे गिफ्ट किया था किसने? तो ब्रिटेन ने गिफ्ट किया था डिएगो गार्सिया आइलैंड। किसको? तो यूएसए को। तो हिंद महासागर में मालदीव के जस्ट नीचे डिएगो गार्सिया आइलैंड है, जिसे गिफ्ट किया था ब्रिटेन ने अमेरिका को, और यहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेस है। तो भारत ने अमेरिका से नेवल पैक्ट साइन किया, और यही कारण है कि डिएगो गार्सिया का यूज भारत भी कर रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने नेवल पैक्ट साइन किया है, और म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट। ये सारा का सारा जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसको याद रख लेना। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ दे कि सितवे पोर्ट कहाँ है। सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में है, जिसे भारत डेवलप कर रहा है। तो भारत ये सारे के सारे काम क्यों कर रहा है? कि भारत अब अपना आदर्शवाद त्याग रहा है। भारत जो है चीन को इनकाउंटर करने के लिए ये सारी रणनीति अपना रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस न्यूज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी, कुछ नहीं थी, कुछ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अपना मन का बात था, राइट। तो उसको मैंने ऐड करके कोशिश किया है कि समग्र व्यू आपको बताया जाए कि चीन भारत को इनकाउंटर करने के लिए जो काम कर रहा है, भारत अब चीन को इनकाउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहा है, राइट। देखो यहाँ पे एक नई खाई खोदते एर्दोगन। यहाँ पे जो है, पहली बात तो ये सुन लो, हागिया सोफिया एक मशहूर संग्रहालय है, म्यूजियम है, जिसका नाम है हागिया सोफिया। ये है, आपको तुर्की में पड़ता है। 1500 वर्षों का इतिहास है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दिया हुआ, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको स्थान दिया हुआ है। तो एर्दोगन ने इसको क्या घोषणा किया है, ये जो म्यूजियम है इसको घोषणा किया है कि अब उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मस्जिद बना दिया जाएगा, नमाज पढ़ा जाएगा। कब से? तो 24 जुलाई से। यहाँ पे जो है देखो, 15वीं शताब्दी में उस्मानी शासक सुल्तान मेहतम द्वितीय के आदेश पे इसे मस्जिद में बदला गया। उससे पहले ये क्या था? एक चर्च था, राइट। तो चर्च पहले था, उसके बाद 15वीं शताब्दी में उस्मानी शासक सुल्तान मेहतम द्वितीय के आदेश पे इसे मस्जिद में बदला गया, और बाद में जाकर के 20वीं शताब्दी में 1934 के आसपास तुर्की साम्राज्य के पहले राष्ट्रपति जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, आप इसका नाम याद रख लेना, जानकारी होना चाहिए आपको। तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, जो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चूंकि इस
जो मस्जिद है इसका इतिहास 1500 वर्ष का इतिहास है। यहाँ पे मस्जिद भी अभी वर्तमान में है। यहाँ पे चर्च भी रह चुका है, राइट। तो इस जगह पे चर्च रह चुका है और यहाँ पे वर्तमान में मस्जिद है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे डेवलप कर देते हैं एक म्यूजियम के तौर पे, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस था तुर्की का सबसे बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस था। लेकिन वर्तमान के राष्ट्रपति जो है एर्दोगन साहब, वर्तमान के तुर्की के राष्ट्रपति जो है एर्दोगन साहब ने एक बार फिर निर्णय लिया है कि इसे फिर तब्दील कर दिया जाएगा। किसमें? तो इसे तब्दील कर दिया जाएगा आपको मस्जिद में। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का पोजीशन है, और उन्होंने 1934 में जो निर्णय लिया था कि इसे म्यूजियम में तब्दील किया जाए, उसके निर्णय को पलटते हुए वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे फिर मस्जिद में बनाने का निर्णय लिया। तो एक बार खुद से देख लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हागिया सोफिया म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये तुर्की में है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एर्दोगन है। और 1934 में इसे संग्रहालय में तब्दील किया गया था। क्लियर है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका पोजीशन है, इसका नाम है। देखो, प्रतिगामी परंपरा का प्रहार। यहाँ पे क्या है कि राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पे जो है, किसी की मृत्यु होती है तो उस पे जो भोज का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोगों को आमंत्रित किया जाता है। व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार से लोगों को आमंत्रित करते हैं। गरीब आदमी मान लो 100 व्यक्ति को आमंत्रित करके उसको भोजन करवाएगा, अमीर आदमी हजारों लोगों को आमंत्रित करके उसको भोजन करवाएगा। तो मृत्यु के उपरांत दी जाने वाली भोज को समाप्त किया है किसने? राजस्थान सरकार ने समाप्त किया। बस इतना इन्फॉर्मेशन बेसिक आप याद रख लेना कि मृत्यु के उपरांत दी जाने वाली भोज को राजस्थान गवर्नमेंट ने समाप्त किया। खेती बनेगी इकोनॉमी की खेवनहार। देखो, अनुमान ये है कि संपूर्ण जीडीपी 4.5% गिरावट होगी। जहां जीडीपी में माइनस गिरावट होगा 4.5%, वहीं कृषि हमारा पॉजिटिव रहेगा 2.7%। तो इसी को लेकर के एक न्यूज़ है, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। जहां टोटल जीडीपी में आने वाले समय में 2021 में गिरावट होगा -4.5%, वहीं कृषि में जो है बढ़ोतरी होगी +2.7%, राइट। यूरोपीय देशों और ब्रिटेन से तत्काल एफटीए के पक्ष में भारत। तो भारत जो है, जो यूरोपीय देश है या ब्रिटेन है, ये जो भी यूरोपीय देश का प्लांट लगा हुआ है चीन में, तो भारत सरकार जो है अभी कोशिश कर रही है कि वो प्लांट यूरोपीय देश बाहर निकाले चीन से, तो वो इंडिया में लगाए। और इन देशों के पास 2 अन्य देश है जो वहाँ पे वो प्लांट लगा सकते हैं, वियतनाम और थाईलैंड। यूरोपीय देश अगर चीन से अपना प्लांट निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में वियतनाम और थाईलैंड में भी अपना प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि भारत सरकार जो है चीन से जो भी प्लांट निकाले यूरोपीय देश, चीन से जो भी प्लांट निकाले ब्रिटेन, चीन से जो भी प्लांट निकाले फ्रांस, वो अपना प्लांट इंडिया में लगाए। इसके लिए ज़रूरी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए पे वार्ता हो। और उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री गोयल साहब का कहना है कि भारत तैयार है एफटीए पे वार्ता को लेकर के, क्योंकि भारत चाहता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब था यूरोपीय कंट्री का चीन में, उसको निकाल करके इंडिया में लगाएं। एफटीए का मतलब क्या होता है? देखो, एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब हमारी वस्तु आपके यहाँ जाएगी तो आप कोई टैरिफ ना लगाएं, और आपकी वस्तु अगर हमारे देश में आएगी तो हमारे देश में भी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पे एक अन्य पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पीटीए, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि देशों को जो है थोड़ी रियायत दी जाती है। जैसे मान लो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में पीटीए साइन, तो कुछ वस्तु पे जो है वो काफ़ी रियायत देगी, काफ़ी कम टैरिफ लगाएगी।
इसी तरह से इंडिया की वस्तु ब्रिटेन में जाती है तो वहाँ काफ़ी कम टैरिफ लगाती है। इसी को कहा जाता है पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और पीटीए का जो है नेक्स्ट रूप होता है एफटीए। पीटीए का भी इसका नेक्स्ट रूप होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे मार्जिनल कुछ टैरिफ लगाया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे कहा गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है हागिया सोफिया, ये म्यूजियम के बारे में, जो पहले चर्च था, बाद में मस्जिद बना, बाद में म्यूजियम बना, इसको फिर कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में। तो आप नाम याद रख लेना, हागिया सोफिया। विश्व के कई देशों के पोप जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए तुर्की को। और निश्चित तौर पे जो तुर्की का संबंध है वो ईसाई देशों के साथ खराब होगा, अमेरिका के साथ खराब होगा, रूस के साथ खराब होगा तथा अन्य देशों के साथ खराब होगा। राइट। जिका वायरस के खात्मे की जगी उम्मीद। तो जिका वायरस पे लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो जिका वायरस जो है एक वायरस है, यानी विषाणु है। जिस तरह से कोरोना वायरस है उसी तरह से जिका वायरस है। एडीज मच्छर है, उसके काटने से ये शरीर में प्रवेश करता है। एडीज मच्छर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का भी इसी के काटने से, इसी मच्छर के काटने से मलेरिया आपके शरीर में इम्प्लेंट होता है, आता है, इन करता है। डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सारे के सारी चीज़ें जो है इसी मच्छर के काटने से आती हैं। तो इसी मच्छर के काटने से जो है जिका वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है। जिका का पहला मामला आया था 1952 में, और 2007 तक केवल अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों पे इसने पैर फैलाना शुरू किया, जिका वायरस ने। 2016 में WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपात घोषित कर दिया था किसको, तो जिका वायरस को। बीमारी का लक्षण क्या है कि बुखार आना, त्वचा का लाल चकत्ते उभरना, आंख में जलन होना, मांसपेशियों और जोड़ों की दर्द, बेचैनी, दिल सिर दर्द, ये सारे के सारे जो बेसिक इसका लक्षण है वो है। अब देखो गर्भवती महिला पर भी इसका प्रभाव होता है, और गर्भवती महिला पे क्या प्रभाव होता है उसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं। कि कोई गर्भवती महिला है जिसमें जिका संक्रमण हुआ है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को माइक्रोसिफेली नाम की जो है बीमारी का खतरा होता है। और इसमें शिशु का मस्तिष्क विकास रुक जाता है और वो असामान्य रूप से छोटा हो जाता है। तो शिशु का जो है, अगर मान लो कोई गर्भवती महिला को हुआ है तो ये उसके शिशु को भी खतरनाक कंडीशन हो सकती है, माइक्रोसिफेली नाम बीमारी हो सकती है। और उसका जो शिशु होगा यानी बच्चा होगा, उसका मस्तिष्क विकास रुक जाएगा और समान रूप से छोटा हो जाएगा। जैसे इस तस्वीर में आप देखो, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, राइट, तो असमान रूप से दिखने में छोटा लग रहा है। इसका मस्तिष्क का विकास रुक चुका है, क्योंकि गर्भवती महिला में हुआ था जिका वायरस और उसका असर उसके बच्चे पर हुआ है, राइट। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है यह। एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अब ये न्यूज़ ये है कि BHU में इस पर रिसर्च हो रहा था और इसके वायरस का टीका बनाने की ओर ये लोग अग्रसर हैं। तो चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो इंडिया और चीन के बीच में 2 अनौपचारिक वार्ता हुई। पहला वार्ता हुई थी वुहान में और दूसरा हुई थी चेन्नई में। तो चेन्नई में जो वार्ता हुई है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पे हुई थी, जहाँ पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहीं मुलाकात हुई थी। इसलिए रथ मंदिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि रथ मंदिर में जो है धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, ये जो है 5 रथ हैं। और उसमें सबसे बड़ा है धर्मराज रथ और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। पल्लव वंश के शासक
8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।